नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिल उठा है? क्या प्रधानमंत्री 2024 की हार से डर गए हैं? क्या प्रधानमंत्री बौखला गए हैं? क्या प्रधानमंत्री हताश, परेशान और निराश हो गए हैं? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इसे कहा जा सकता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज उसी विपरीत बुद्धि का परिचय दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस विपरीत बुद्धि का परिचय कभी दिया था 1977 में 75 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी को लगाया था। आज भी वैसी ही कमोबेश स्थिति उत्पन्न हो गई है और प्रधानमंत्री जी इतना निराश हैं कि अघोषित इमरजेंसी लगा करके पूरे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कोई भी ऐसा विपक्षी दल नहीं बचा हुआ है जिसे कि वो जेल में ठूंसने की तैयारी न कर चुके हों। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जितने भी राज्य हैं जो भाजपा से, जहाँ पर भाजपा का शासन नहीं है, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को किस तरह से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, किस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे हैं और किस तरह से विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसे हताशा का प्रतीक, बौखलाहट का प्रतीक ही माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर चुके हैं, उनका सरकारी आवास भी छीन चुके हैं, लेकिन उन्हें जेल में नहीं भेज रहे हैं, जबकि जेल में भेजने का भी प्रावधान है जिस केस में उन्हें फंसाया गया है। लेकिन जेल में इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि जब जेल से राहुल गांधी निकलेंगे तो बहुत बड़े कद्दावर नेता हो जाएंगे और जेल जाने पर उन्हें जो सियासत की ऑक्सीजन मिलेगी, उस ऑक्सीजन से उनका जो रूप होगा उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़ा कद हो जाएगा जेल से लौटने के बाद। इसी डर से राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा जा रहा है। माफ़ कीजिएगा। लेकिन विपक्ष के जो बाकी दल हैं, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे बिहार में, झारखंड में, जितने भी राज्य हैं, हर जगह ईडी और सीबीआई की तलवार लटकी हुई है और सभी नेताओं, मुख्यमंत्रियों की फाइल बन चुकी है और कार्रवाई का काम भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र का खेला जो चल रहा है, महाराष्ट्र की गंदी राजनीति को आपने देखा ही है कि लगभग 1.5 साल से वहाँ पर सियासी उथल पुथल मची हुई है और उस उथल पुथल में शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने से काम नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने शरद पवार के साथ भी वही घिनौना खेल खेला जो उद्धव ठाकरे से खेला था। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को भी तोड़ने जा रहे हैं? हमें तो नहीं लगता है कि, क्योंकि कांग्रेस अपने बचाव की मुद्रा में आ गई है और मोदी को उनके कुकृत्यों के लिए जिस तरह से कांग्रेस उन्हें नंगा कर रही है, इससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले पस्त हो सकते हैं कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस जैसी स्थिति बाकी दलों की नहीं है। बिहार में तलवार लटकी हुई है, सम्मन जारी हो चुका है सीबीआई ईडी का तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, उनके पूरे खानदान पर, राबड़ी देवी पर, उनकी बेटी पर, सबको एक साथ जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डरवा रहे हैं ताकि विपक्षी एकता जो चल रही है उसमें फूट पड़ जाए और तेजस्वी यादव यह कहकर के उस एकता से अलग हो जाए कि मोदी जी हमें छोड़ दीजिए, हम विपक्षी एकता में नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव की संतान है और लालू यादव धर्मनिरपेक्षता, समानता, आरक्षण के पुरोधा रहे हैं और इसी से उनकी राजनीति चमकी है।
वे ऐसे प्रधानमंत्री के सामने नहीं झुक सकते हैं। वे जेल जाना पसंद कर लेंगे, लालू खानदान जेल जाना पसंद कर लेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। और ऐसा समय आ गया है कि अब इस समय डरवाएं भले ही, लेकिन जेल नहीं भेज सकते हैं न तेजस्वी यादव को और न लालू यादव को, न उनके खानदान के किसी भी शख्स को। डरवा इसलिए रहे हैं कि विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए, लेकिन ये लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के बेटे तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी सरकार को कि सीबीआई को बोलिए, ईडी आईटी को बोलिए कि आकर के हमारे घर में ऑफिस खोल ले। क्या रोज रोज का ड्रामा लगाया है कि उसे आना पड़ता है और यहाँ कुछ मिलता नहीं है। हमारे घर में अपना ऑफिस खोल ले और यहीं से काम करे और यहीं से रोज डरवाए हमें और बिहार के लोगों को डरवाए, देश के बाकी हिस्सों में डरवाने के लिए यहीं से जाए। जाहिर है कि मखौल उड़ा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो डर गया, समझ लीजिए कि उसकी राजनीति और उसकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। बीएसपी नेता मायावती इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। उड़ीसा के नवीन पटनायक भी इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। तेलंगाना के केसीआर भी डरे हुए हैं। तो जो लोग नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। और देखिए मायावती की क्या स्थिति हो गई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट, और वही 2007 में चुनाव हुआ था तो पूरा बहुमत लेकर के आई थी। 10% से ज़्यादा चुनाव मत प्रतिशत घट गया मायावती का। और यही हाल केसीआर का होने जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस उन्हें डरा हुआ मुख्यमंत्री बता करके वहाँ पर सभाएं कर रही है, रैलियां कर रही हैं और केसीआर के पोल को खोल रही है और बीजेपी की बी टीम बताई जा रही है, इससे केसीआर की भी हालत खराब हो गई है और उन्हें भी हार का डर सताने लगा है। नवीन पटनायक जो उड़ीसा में बैठे हुए हैं वे एक तरह से धर्मनिरपेक्ष भी बनते हैं और मनुवादी और मोदीवादी भी बनते हैं। जब जैसे अवसर आ जाता है भुना लेते हैं। अभी वे विपक्षी एकता में नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं। लेकिन ये डर कब तक रहेगा? जब तक कि चुनाव आयोग की आचार संहिता नहीं लागू हो जाएगी। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उस दिन सभी का डर खत्म। और हमें लगता है कि उस दिन केसीआर भी, नवीन पटनायक भी, मायावती भी, बाकी जितने डरे हुए नेता इस देश में हैं सब के सब विपक्ष में शामिल हो जाएंगे और मोदी और बीजेपी की कब्र खोदने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और दफनाएंगे 2024 में। आम आदमी पार्टी को डरवाया लेकिन वो डरी नहीं है। नंबर 2 के नेता और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को जेल भेज दिया। आम आदमी पार्टी नहीं डरी। सत्येंद्र जैन को 6 महीने से ज़्यादा, साल भर हो रहा है जेल भेजे हुए। आम आदमी पार्टी डरी नहीं। केजरीवाल के ऊपर सीबीआई का हंटर चला, नहीं डरे, लेकिन उन्हें जेल भी नहीं भेजा गया। जेल भेज सकते हैं लेकिन नहीं भेजेंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है। और अगर जेल भेजते हैं तो दिल्ली की जनता उनसे नाराज़ हो जाएगी और जो अभी 7 सीटें 2019 में मिली हुई है उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। और प्रधानमंत्री चुनाव हारने के डर से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि सिर्फ बंदर घुड़की है सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, चाहे स्टालिन हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, सबको बंदर घुड़की दी जा रही है। बंदर घुड़की का मतलब होता है सिर्फ डरवाना, कोई कार्रवाई करना नहीं, जेल भेजना नहीं। अगर इस समय जेल भेजते हैं किसी भी नेता को तो उसका गलत संदेश देश में जाएगा, उसका गलत संदेश मतदाताओं तक जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट प्रतिशत में कमी आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए भी डरे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया, जैसा कि होने की प्रक्रिया चल रही है, पटना में बैठक हो चुकी है, बंगलौर में होने वाली है, तो बंगलौर बैठक के होने के पहले
किसको किसको डरवा दिया जाए कि बंगलौर की बैठक में न जाए, इसकी कोशिश हो रही है। और वो कोशिश शरद पवार से हो रही है, तेजस्वी से हो रही है, केजरीवाल से हो रही है, केसीआर से हो रही है, नवीन पटनायक से, सबके ऊपर आजमाया जा रहा है और सबको डरवाया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मायावती भी कांग्रेस के बहकावे में आकर के समझौता कर ले कांग्रेस से और कांग्रेस के पक्ष में चली जाए। और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से उनकी गुपचुप बातें हो भी रही हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रेस में बातें नहीं आई हैं या सार्वजनिक बातें नहीं हुई हैं कि मायावती और कांग्रेस में क्या सेटिंग हो रही है। कांग्रेस और अखिलेश की सेटिंग की बात तो सामने आ रही है, लेकिन मायावती के साथ सेटिंग की बातें अभी उभर करके बाहर नहीं आ सकी है। अंदर खाने में क्या चल रहा है ये तो वही दोनों लोग जाने। तो आम आदमी पार्टी की तरह किसी भी पार्टी को नहीं डरना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब तक खुल करके चौतरफा उनकी भद्द नहीं पिटेगी, उनकी पोल नहीं खोली जाएगी, उनकी असलियत से लोगों को वाकिफ नहीं किया जाएगा, तब तक विपक्षी एकता बेईमानी साबित होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 से लेकर के अब तक 121 नेता सीबीआई, ईडी, आईटी के शिकार हुए हैं। इसमें से 95% विपक्ष के नेता हैं, बाकी कारपोरेट के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सीबीआई, ईडी, आईटी के कब्जे में नहीं आया है। और भारतीय जनता पार्टी में क्या अपराधियों की कमी नहीं है? क्या भ्रष्टाचार करने वालों की कमी नहीं है? कमी है, ऐसा ये लोग शो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारी भी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और सब के सब साफ हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर मोदी वॉशिंग पाउडर का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। उस फोटो को कांग्रेस ने ही वायरल किया है और उस पर बहुत सा कमेंट हो रहा है, बहुत से लोग उसको लाइक कर रहे हैं और बहुत ही चर्चा का विषय है। मोदी जी का वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर फेल हो गया है, मोदी वॉशिंग पाउडर आगे आ गया है और ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो रहा है। विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को, विपक्ष के अपराधियों को अपने पार्टी में शामिल करो और उनके सारे दाग को धो दो। यही उद्देश्य है उस मोदी वॉशिंग पाउडर का और इतना लोकप्रिय हो रहा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भद्द पीट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने बताया कि 121 नेताओं में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं, 95% विपक्ष के नेता शामिल हैं उसमें, जिस पर कि ईडी, आईटी की कार्रवाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की कमी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। भ्रष्टाचार और अपराध और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हारने जा रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी हारने जा रही है। जैसा कि हिमाचल और कर्नाटक ने संदेश दे दिया है कि अब मोदी मैजिक खत्म, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण खत्म। और इस बात को आरएसएस भी स्वीकार कर रहा है और आरएसएस के मन में चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, लेकिन इनका विकल्प किसे बनाया जाए, इनकी जगह किसे लाया जाए, इसी उधेड़ बुन में आरएसएस भी है। आरएसएस को भी भरोसा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए तीसरी बार लोकसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में भाषण देते हैं और कहते हैं कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए का आरोप है भ्रष्टाचार का, सिंचाई विभाग का, कोऑपरेटिव बैंक का, तमाम ऐसे गिनाते हैं भ्रष्टाचार के क्षेत्र में कहाँ कहाँ उनके ऊपर आरोप है। और उसके 3 दिन 4 दिन बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है।
शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है। जिस एनसीपी को 3 दिन पहले गलत कह रहे थे, भ्रष्टाचारी कर रहे थे, उन्हीं को प्रधानमंत्री की वॉशिंग मशीन धो करके बेदाग कर देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म तक नहीं आती है कि उन्हें अपने ही बयान से तुरंत ही पलटी मार जाते हैं और एनसीपी को तोड़ करके अपनी सरकार में, शिंदे सरकार में मिला लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया है कि महाराष्ट्र में उनकी दाल गलने वाली अब नहीं है। जितना मत प्रतिशत उन्हें मिला था उसका आधा भी नहीं मिलने वाला है, ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे से, अंदरूनी सर्वे से पता चला है। उसके बाद ही सक्रिय हो गए और एनसीपी को तोड़ दिया। आज महाराष्ट्र की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर उद्धव ठाकरे और उद्धव शिवसेना के प्रति सहानुभूति की लहर चल रही है। आदित्य ठाकरे जहाँ जहाँ भी सभाएं कर रहे हैं उसमें बहुत भीड़ उमड़ रही है। एनसीपी ने भी अभी सभा किया था। इनके तोड़ने के बाद वहाँ पर भी भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए और उससे भी प्रधानमंत्री को सबक नहीं मिली है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बुद्धि खराब होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है और बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही की बात नहीं है, किसी की भी बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो वो अंट संट का काम करना शुरू कर देता है और उसे अपना हित और दूसरों का हित कुछ भी नहीं सूझता है और वो कोई न कोई गलती ज़रूर करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह वही गलती कर रहे हैं जो कि विपक्ष को तोड़ रहे हैं, विपक्ष को डरवा रहे हैं और जनता को इनके पक्ष में सहानुभूति की लहर देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि 2024 उनके हाथ से जाने वाला है और इसकी वजह भी है। जितना मत प्रतिशत विपक्ष को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को 2019 में मिला था, अगर उतना भी मत प्रतिशत वोट पड़ जाता है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुरी तरह से हार हो सकती है। 37% वोट लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में सरकार बनाई थी, जीत हासिल की थी और 63% विपक्ष का वोट बटा हुआ था, इसलिए विपक्ष की सरकार नहीं बन पाई। और इस बार जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो प्रधानमंत्री को लगता है कि अब तो 63% उसके फेवर में जाएगा और फिर हमारा 37% धरा का धरा रह जाएगा और हमारी बुरी तरह से हार होने वाली है। इसी के डर से विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं, विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। विपक्ष को सिर्फ सीबीआई ईडी से डरवाना नहीं चाहते हैं बल्कि विपक्ष का खात्मा करना चाहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में कहा था कुछ महीनों पहले कि विपक्ष की ज़रूरत ही क्या है, विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, मोदी के रहते हुए विपक्ष की क्या ज़रूरत। तो ऐसा बयान और एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता अगर देता है तो इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र को धत्ता बता रहा है, लोकतंत्र को मरणासन्न स्थिति में ला रहा है, संविधान के विरोध में काम कर रहा है, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहा है और ऐसा गंभीर पाप उसने किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए थी, उसको जेल होनी चाहिए थी उसी समय, लेकिन नहीं हुआ। विपक्ष तो सरकार की खामियों को, सरकार की गलतियों को पकड़ता है और सरकार को मदद करता है कि वो सही रास्ते पर चले। लेकिन आज की सरकार यह समझने वाली नहीं है कि विपक्ष सकारात्मक बुराई करता है, सकारात्मक आलोचना करता है। इस बात को नरेंद्र मोदी नहीं समझ सकते और विपक्ष को अपना दुश्मन मानते हैं, राजनीतिक दुश्मन नहीं बल्कि जानी दुश्मन, अपनी जिंदगी का दुश्मन इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो जो कुछ आजकल भारत में चल रहा है वह एक हताशा का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है और उसी प्रतीक के तहत जितनी भी बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं इस समाज में, बुराइयों का स्तर तो यहाँ तक गिर गया है कि मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला
एक आदिवासी के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर खुलेआम सड़क पर पेशाब कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की कमी नहीं है, हर तरह के अपराधी हैं, बलात्कारी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, डकैती डालने वाले लोग भी हैं, चोरी करने वाले लोग भी हैं, माफिया भी हैं, हर तरह के अपराधी हैं। लेकिन ये पहला अपराध देखने में आ रहा है इस देश में कि एक आदिवासी युवक के ऊपर खुली सड़क पर लोगों के सामने वो आदमी पेशाब कर रहा है उसके मुंह के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ऐसा कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पगला गई है, बौखला गई है। ऐसे बौखलाहट में वो घटिया से घटिया काम कर सकती हैं, और उसी का नमूना है पेशाब करना। न सिर्फ छुटभइये नेता ऐसा काम कर रहे हैं, बल्कि मोदी और शाह भी जैसा घिनौना काम कर रहे हैं। यह इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं तो लगता है कि जैसे भारत चमक रहा है, भारत बुलंदियों पर है, भारत विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश हो चुका है। अर्थव्यवस्था की अच्छाई गिनाते हैं तो कहते हैं कि दुनिया के 5वें नंबर के हम अर्थव्यवस्था में हो गए, जनसंख्या में पहले नंबर पर हैं और अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर। क्यों 5वें नंबर पर हो गए? तो अपना सीना पीट रहे हो, सीना फुला रहे हो, और जनसंख्या में पहले नंबर पर हो गए हो तो पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था में भी होना चाहिए। क्या ऐसा किसी युग में संभव हो पाएगा? 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लेकर के चले थे और इस देश के लोगों को ख्वाब दिखाया था प्रधानमंत्री ने। आज 3 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंच सके हैं। और अर्थव्यवस्था इतना डावाडोल हो चुकी है कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, और तमाम से ऐसे पद, लाखों पद ऐसे भरे खाली पड़े हैं जिस पर कि बहाली नहीं की जा रही है। तो जिस प्रधानमंत्री और सरकार की ऐसी अर्थव्यवस्था हो कि उसे सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसे नहीं हो, और वो डींगे इतना हके कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं, झूठ की बिसात पर क्या क्या बोल जाते हैं ये कुछ भी नहीं पता होता है नरेंद्र मोदी को। और अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं हमने 1 अरब लोगों को तकनीक में माहिर किया है। कौन सी तकनीक में माहिर किया है इस बात को नहीं बताया, लेकिन खुद की पीठ थपथपाने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए क्या क्या बोल जाएंगे नरेंद्र मोदी, कुछ नहीं कहा जा सकता। असंभव होने वाली चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन इस देश की जनता उनसे कोई सवाल नहीं करती है, और जो पत्रकार सवाल करते हैं वो जेल के सिक्कों के पीछे पहुंच जाते हैं। और गोदी मीडिया तो उनका गुणगान करने, उनका चरण चुंबन करने में हमेशा लगी रहती है। उनकी कमियां नहीं पकड़ती है, उनकी अच्छाइयां पकड़ती है। कोई अच्छाई है ही नहीं तो गढ़ करके अच्छाई बनाई जाती है, और नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित किया जाता है, क्योंकि मीडिया को भी खिला रहे हैं विज्ञापन के रूप में और नकदी के रूप में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं और इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो साजिश रच रहे हैं, इसमें वे कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब विपक्ष भी जाग उठा है और एकजुट हो रहा है। इस देश की जनता भी मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में नहीं लाना है। कितने वादे, कितने जुमले, कितने झूठ, सब के सब धराशायी हो गए, और देश की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, 5 किलो राशन से जिंदा हैं। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ है, ना आज़ादी के पहले ना आज़ादी के बाद, कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाए तभी वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मौत के मुंह में समा जाएंगे। तो साथियों, आज जो स्थिति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देने लगते हैं, लच्छेदार भाषण, तो उसमें कहते हैं मैंने बहुत तरक्की किया है, और उनके जितने भी मंत्री हैं वे पूरे देश में घूम घूम करके प्रधानमंत्री के 9 सालों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमने तरक्की किया है, तो किस चीज़ में तरक्की किया? विदेशी कर्ज लेने में तरक्की किया है। 167 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया गया, जिसमें से 55
लाख करोड़ रुपए पहले से है। बाकी सारा कर्ज मोदी युग में लिया गया 2014 से और अब तक। महंगाई बढ़ाने में इन्होंने तरक्की जरूर किया है कि प्याज 100 रुपये किलो, टमाटर 120 रुपये किलो, अदरक 400 रुपये किलो, आटा 50 रुपये किलो, दाल 200 रुपये किलो। महंगाई बढ़ाने में जरूर तरक्की किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बेरोजगारी बढ़ाने में भी तरक्की हुई है। 45 साल पीछे से लेकर के अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज के युग में है। और बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिए। जब पता है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार क्यों ढूंढें। और जितनी इस समय आत्महत्याएं हो रही हैं, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की फौज खड़ी है आत्महत्या करने के मामले में। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 9 सालों में भारत को मैंने चमका दिया है। भारत विकसित देश से विकासशील देश जैसा हो गया है। हम विश्व गुरु बन गए हैं, पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। लेकिन बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से कुछ भी बोले, जो कुछ भी वो बोले झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोले, चाहे मोदी जी बोले, चाहे शाह बोले, आरएसएस बोले, इनके पास झूठ के अलावा और कोई भी वास्तविकता नहीं है कि वस्तु स्थिति पर ये बात कर सके। इनके दिमाग में है 2024 को कैसे जीतें और किस तरह से विपक्ष को फिर से परास्त किया जाए और विपक्ष को एकजुट नहीं होने दिया जाए। इस बात को इस देश की जनता को समझना चाहिए, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को समझना चाहिए कि कितना जलील होना पड़ा है, कितना महंगाई से जूझना पड़ा है, कितना मौतों से जूझना पड़ा है इस देश को मोदी राज में। और जिस तरह से मोदी राज इमरजेंसी से भी ज़्यादा त्रासदीपूर्ण हो गया है, इसे हटाने में ही भलाई है पूरे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए। क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं 2024 का चुनाव जीतने के बाद। इनकी प्लानिंग है कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएं तो उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, राजतंत्र स्थापित कर दिया जाए, संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। लेकिन ये अपने उद्देश्य में, ये अपने एजेंडे में सफल नहीं हो सकेंगे। इस देश की 90 करोड़ मतदाता जब खड़े हो जाएंगे और प्रधानमंत्री को उनकी औकात बता देंगे, तब भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जैसे कि पहले से था वैसे ही रहेगा और संविधान के मूल्यों को, धर्मनिरपेक्षता को और इस देश की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ ओबीसी, एससी, एसटी तक पहुंच सके और वो कुछ सोचने के लिए विवश हों कि मोदी सरकार को कैसे परास्त किया जा सकता है, कैसे इस आतताई देशद्रोही सरकार से मुक्ति पाई जा सकती है।